अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, रोहान साइंस एकेडमी में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of quantities in the form of rows and columns. इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 6, 8 और 7, ये हमने इन क्वांटिटीज को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो दे दिया रोज एंड नंबर के फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स ये तब बनेगा जब हम इसकी साइड पे ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक पूरा मैट्रिक्स कहलाएगा। दोबारा सुन लें, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये उसकी एग्जांपल है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होती है। सबसे पहले यहां लिखते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स की रोज क्या होती हैं। नीचे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1, 3, 9, 7, 5, 4। अब एक हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने बताना है कि इसके अंदर रोज कितनी है, यानी इसकी रोज कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर जो डाटा होता है, क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम कहते हैं एंट्रीज। मैट्रिक्स की एंट्रीज ये हमारे पास कहलाएंगी मैट्रिक्स की एंट्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, लेफ्ट टू राइट, और इन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होती हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और दो ही हमारे पास इसकी रोज है मैट्रिक्स की। आइए अब डिस्कस करते हैं कि कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके लिए भी पहले हम एक नीचे मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1, 5, 7, 11। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसके अंदर बताना है कि इसके कॉलम्स कौन से हैं और कॉलम्स होते क्या हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि इसके अंदर जो क्वांटिटीज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं। किसी भी मैट्रिक्स में एंट्रीज जो टॉप से बॉटम की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ हों, इसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टॉप टू बॉटम और ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ
की जो एंट्रीज होती हैं वो किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। चलिए आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। आगे जो हमने डिस्कस करना है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इसके लिए भी हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया है। अब हम इसके ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम्स या रोज बाय कॉलम्स। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, लेफ्ट टू राइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी हमारे पास एंट्रीज होती हैं वो होती हैं मैट्रिक्स की रोज। ये दोनों रोज हैं, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और कॉलम का मैंने आपको बताया टॉप से बॉटम और ऊपर के नीचे की तरफ जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो हमारी मैट्रिक्स के कॉलम कहलाते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास तीन कॉलम हैं, एक ये और एक ये। तो ये तीनों कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैं। कितनी रोज हो गई इसमें, एक ये और एक ये, दो रोज और तीन कॉलम्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। इसको ऐसे लिखेंगे 2/3। किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं उसको हम m से डिनोट करते हैं या उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। रोज आर represented by m। और इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स n से डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। जैसा कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसमें हमारे पास दो रोज थी और तीन कॉलम थे। एक दफ़ा फिर सुन लें, रोज क्या होती हैं? रोज होती हैं लेफ्ट से राइट और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, और कॉलम्स होते हैं टॉप से बॉटम या ऊपर से नीचे की तरफ जो एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स की, वो हमारी कहलाती हैं कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्लियर हो गया आप सबको? अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है?
हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। इसमें हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 2, 5, 8 और 10, और इसमें हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 3, 7 और 11। अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अगर अब ये इक्वल किस तरह होंगे, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपस में सेम होगा तो ये इक्वल होंगे मैट्रिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये रोज हैं इसकी और इसमें ये रोज हैं इसकी, इसमें ये कॉलम्स हैं इसके और ये कॉलम है इसका, और इसमें ये कॉलम और ये कॉलम। अब इनका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर होता है रोज मल्टीप्लाई बाय एन या रोज बाय एन। एन मतलब कॉलम्स, एक रो दूसरी रो। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हमारे पास 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम 2 बाय 2। ऐसे ही बी का देख लेते हैं। ये हमारे पास ए का ऑर्डर है और ये है बी का ऑर्डर। इसमें भी ऐसे ही है, दो रोज हैं हमारे पास, ये देखें 2 बाय और दो ही हमारे पास कॉलम है 2 बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स, जब तक इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम नहीं होगा तब तक इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। जब इनका ऑर्डर आपस में सेम होगा तब ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे। और इसकी एक शर्त और है कि दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम हो। बताते हैं आपको कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। मैट्रिक्स लिखा रहने देते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें, ए और बी, इनके अंदर हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ लिख लें, सॉरी, यहाँ लिख लें 1, 3, -4 एंड 2। इधर लिख लें यहाँ पे 1 वैसे ही, नीचे लिख लें -4, यहाँ लिख लें 2 + 1 और यहाँ लिख लें 4 - 2। अब मैट्रिक्स बी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1, 3, 4 और 2। मैट्रिक्स बी को सॉल्व करने से 1 वैसे ही आ जाएगा, -4 भी वैसे, 2 + 1 3 और 4 - 2 2 होता है। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गए हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की एक एंट्री की पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पर हो। जैसे कि ये 1 है, दूसरे मैट्रिक्स में भी ये पहले नंबर पर है, 3 है, दूसरे मैट्रिक्स में भी ये दूसरे नंबर पर है। जैसे हमारे पास ये -4 है ए मैट्रिक्स में और -4 है बी मैट्रिक्स में, इन दोनों की पोजीशन भी सेम है। और ये हमारे पास 2 है ए मैट्रिक्स में और बी है 2 है बी मैट्रिक्स में, ये दोनों भी सेम पोजीशन पर हैं। इनको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि ऐसी एंट्रीज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो उसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। चलिए आगे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1। सबसे पहले उसने हमें सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग
मैट्रिसेस। नीचे उसने हमें सवाल दिया है A इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। इसका हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो होता है रोज इनटू कॉलम्स। सो पिछली बार की तरह हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सो इसमें 2 रोज है मेरे पास और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं बुक से हटकर। यहाँ हम लिख लेते हैं कोई और मैट्रिक्स, फर्स्ट करें उसका नाम एम से दे देते हैं, हम उसको एम से डिनोट कर देते हैं और उसकी हम एंट्रीज भी बढ़ा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आ जाएगी 2, 6, 8, 9, 14 और 12। अब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है जो कि उसने हमें क्वेश्चन किया हुआ है। तो इसकी सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज इसमें है 2, नंबर ऑफ रोज इसमें है 2 रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये 1, 2, 3। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2/3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम उस मैट्रिक्स को हम C से डिनोट कर देते हैं जैसा कि, और उसमें एंट्रीज आएगी 1। फर्स्ट करें 1 ले लिया मैंने। अब वो हमें कहता है कि मुझे इसका ऑर्डर बताएं, तो सॉल्यूशन इसका होगा सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। ये एक ही एंट्रीज है तो इसमें एक ही रो है इस तरह और एक ही कॉलम है इस तरह, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे कंप्लीट हो गया यहाँ पे। बाकी सब क्वेश्चन भी ऐसे ही होने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप बाकी सवाल भी इजी कर लेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी उसने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से वो पूछ रहा है कि मैट्रिसेस इक्वल कौन कौन से हैं। तो हमने लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं E और H। E की एंट्रीज हैं 4, 0, 6, 2 और दूसरा उसने हमें दिया हुआ है H। H उसने हमें दिया हुआ है 4, 0, 6 और 2। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। आइए देखते हैं इनका ऑर्डर इक्वल है कि नहीं। इसमें देख लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, या हमने 2 लिख लिया, बाय नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 2। इसका ऑर्डर तो हो गया 2/2। अब देखते हैं H का ऑर्डर यही है, यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम देखेंगे H का ऑर्डर क्या है। ये एक रो, ये दूसरी रो, 2 रोज हो गई, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 बाय 7 लाजमी लिखना है, और कॉलम्स के लेते हैं 1 और ये 2, और इसमें कॉलम्स कितने हैं 2। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स E का और मैट्रिक्स H का ऑर्डर हमारे पास सेम आया है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब देखते हैं ये इक्वल हैं कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज के लिहाज से कि नहीं।
फिर से ले लेते हैं, E इज इक्वल टू 4 0 6 2 और H हमारे पास है 4 0 6 और 2। अब देखते हैं, ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम है। ये देखें, E मैट्रिक्स का 4 और H मैट्रिक्स का 4 दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, यानी ये भी पहले नंबर पर है और ये भी पहले नंबर पर है। ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर हैं। 0 E मैट्रिक्स का और 0 H मैट्रिक्स का एक ही पोजीशन पर है, यानी दोनों दूसरे नंबर पर हैं अपने अपने मैट्रिक्स में। ऐसी 6 और H मैट्रिक्स का 6 आपस में पोजीशन के लिहाज से बराबर हैं। ऐसे ही 2 और H मैट्रिक्स का 2 आपस में पोजीशन के लिहाज से बराबर हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के लिहाज से भी बराबर हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे वो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी उसने हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उसने हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं जिसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। उसने जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले तो A प्लस C, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6, ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के जिसकी एंट्रीज है 0 -7 3 और 2D। अब उसने हमें कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, आप मुझे A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड करके दें। तो आइए हम फाइंड करते हैं। इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन A प्लस C इसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि A प्लस C की जगह इस मैट्रिक्स में 0 लिखा हुआ है। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी एंट्रीज ले लेते हैं हम, जो लिखी हुई है A प्लस 2B, इसकी पोजीशन पर दूसरे मैट्रिक्स में लिखा हुआ है -7। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है या एंट्री है, ये हमारे पास होगी -7 के इक्वल, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास तीसरी उसने एंट्री दी हुई है C-1 और इधर C-1 की जगह है 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। C-1 इज इक्वल टू 3, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और चौथी एंट्री हमारे पास है 4D माइनस 6 और इस मैट्रिक्स में 4D माइनस की जगह 6 की जगह लिखा हुआ है 2D, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। ये हमारे पास हो गए हैं, हमने इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में बराबर लिख दिया है। अब बारी आई है इनको सॉल्व करने की। आइए इनको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स हम एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास है A प्लस C, A प्लस 2B, C-1, 4D माइनस 6।
इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, -7, 3 और 2d। अब जैसा कि हमने इन सारों का एक इक्वेशन बना लिया था, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारे पास थी c-1। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है सबसे पहले, जो हमारे पास है c-1 = 3। अब 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा c = 3 + 1। c हमारे पास c का आंसर आ जाएगा c = 4। अब हमारे पास c = 4 आ गया है। अब इसको हमने बाकी किसी इक्वेशन में पुट करके उनकी वैल्यूज निकालनी है। पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। a + c = 0, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। a + 2b = -7, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमारे पास c-1 = 3, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 4d - 6 = 2d, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 सोल्व की है, उधर से हमने c की वैल्यू निकाली है। c की वैल्यू हमारे पास आई है c = 4, यानी c हमारे पास 4 आया है। अब हमने c को किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करना है जो कि आसान हो और उससे हमारी किसी भी हमारी दूसरी वैल्यू का आंसर आ जाए। देखते हैं अब हमारे पास c आ गया है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, जो कि है a + c = 0। c की वैल्यू हमारे पास आई है 4। c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 a + 4 = 0। अब 4 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, a = -4। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो वैल्यूज का आंसर निकाल लिया है, c का और a का। c का आंसर आया हमारे पास 4, a का आंसर आया हमारे पास -4। अब हमारे पास बची हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। अब हम आगे करते हैं। a की वैल्यू -4 हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। a + 2b = -7। a है हमारे पास 4, -4 + 2b = -7। अब -4 यहाँ पर -4 है, यहाँ पर उस तरफ जाके हो जाएगा ये प्लस का 4। 2b = -7 + 4। 7 में से 4 निकालें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 निकाला 3, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो हमारे पास माइनस का है, इसलिए 2b = हमारे पास आ जाएगा -3। 2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, उस तरफ जाके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। b = -3/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्दर, तो b हमारे पास आ जाएगा 1.5। सो डियर स्टूडेंट्स, b का हमारे पास ये आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। b = 3 - 2 या b = 1.5। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 की तरफ। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम अब हम इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4d - 6 = 2d। इधर भी d की वैल्यू है, इधर भी d की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ देखते हैं 4d + 4d, ये 2 इधर है, प्लस का इधर आगे हो जाएगा -2d। ये 4d इधर वैसे ही रहेगा, ये 2d = किस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, और ये 6 = के उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये = का इस तरफ माइनस का है, ये आ जाएगा हमारे पास 6। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2d
इज इक्वल टू 6। 2 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। d इज इक्वल टू 6/2। अब इनके हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। d की हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 3, यानी कि d का आंसर हमारे पास आया है 3। अब इन सब वैल्यूज को एक